बात करते हैं रक्त परिसंचरण तंत्र की बात करते हैं, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करते हैं। ओके, तो इसमें देखिए मानव शरीर में कौन सी जो रक्त है, कोशिकाएं संक्रमण से शरीर की रक्षा करती है, बता सकते हैं? तो हम बताएंगे श्वेत रक्त कणिका जो है रक्षा करती है, डब्ल्यूबीसी करती है। ठीक है, और भी सवाल की बात करते हैं हम लोग। अगर आपसे पूछेगा कि मानव शरीर में कौन-सी रक्त कोशिकाएँ जो है संक्रमण से हमारे शरीर की रक्षा करती है, बचाती है, तो डब्ल्यूबीसी करती है, जिसे हम श्वेत रक्त कणिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं? श्वेत रक्त कणिका बोलते हैं। अगर मैं बात करूँ और क्या बात करूँ तो किस रक्त समूह का व्यक्ति जो है सर्वदाता यूनिवर्सल डोनर होता है। तो सर्वदाता मतलब देना, देना मतलब कौन देता है? बताइए देने का काम कौन करता है? अगर महाभारत देखे होंगे तो महाभारत में कर्ण का नाम सुने होंगे। कर्ण सर्वदाता है, बेचारा देते रहता है। तो उसी तरह ब्लड में ओ ब्लड समूह वाला जो है सर्वदाता होता है। जो है ओ क्या है? सबको देता है। ओ ब्लड सबको दे सकता है, बेचारा लेता नहीं है। तो सर्वदाता कौन है? जैसे महाभारत में कर्ण देने का जानता है, लेना नहीं जानता था। उसी तरह ये ओ ब्लड है, देना जानता है, लेना नहीं जानता। हाँ, अपनी सुरक्षा कर सकता है। ये हो गई बात। यहाँ पे है हीमोग्लोबिन, मानव रक्त में पाए जाने वाला पदार्थ है, जिसका प्रमुख कार्य क्या है? ऑक्सीजन का परिवहन करना। क्या करना? ऑक्सीजन का परिवहन करना। ऑक्सीजन का परिवहन ही करेगा ना भाई हीमोग्लोबिन। चलिए, और सवाल है वृद्ध व्यक्ति का रक्त दाब सामान्यतः होता है, क्या होता है? बढ़ जाता है। तो वृद्ध व्यक्ति का रक्त दाब सामान्यतः बढ़ जाएगा, याद रखिएगा। चलिए यहाँ पे जो है पेज थोड़ा-सा धुंधला है, इसको हम दूसरे पेज में लाते हैं। हाँ, यहाँ पे देखिए, यहाँ से शुरू करते हैं। अब मान लीजिए समान व्यक्ति में रक्त की पूछ रहा है औसत मान, पीएच मान पूछे तो कितना बताइएगा? तो हम जानते हैं कि एक समान व्यक्ति के रक्त का औसत पीएच मान कितना होता है? तो हम बताएँगे 7.345 होते हैं। मतलब 3-4 मैंने बोल दिया, मतलब 7.35 से लेके 7.45 पीएच तक होता है। 4 पीएच मान बता दीजिए, समानतः होते हैं। अगर बात करें ब्लड ग्रुप का मतलब रक्त समूह की बात करेंगे, तो रक्त समूह के खोजकर्ता कौन थे? याद रखिएगा कार्ल लैंड स्टीनर थे। तो लैंड स्टीनर जो हैं, ये रक्त समूह ब्लड ग्रुप के खोजकर्ता के रूप में जाने जाते हैं। अगर आपसे पूछे आरएच कारक, आरएच कारक का नाम सुने होंगे, आरएच फैक्टर सुने हैं ना? सुने होंगे। का नाम जो है किस जंतु से संबंधित है? तो हम बताएँगे बंदर से संबंधित है। ये बात सत्य है। किससे संबंधित है? बंदर से संबंधित है। आपसे पूछेगा एबी रक्त वर्ग, जो एबी वाले होते हैं, रक्त वाले वर्ग के होते हैं, ठीक है? एबी ब्लड वाले होते हैं, का व्यक्ति जो है किसी भी रक्त वर्ग के व्यक्ति का रक्त ले सकता है। इसलिए तो मैंने बोला दुर्योधन जो है देना नहीं जानता था महाभारत में। कृष्ण भगवान जब माँगने गए तो भी नहीं दिया। तो एबी जो ब्लड होता है, तो याद रखिएगा दुर्योधन लेना जानता था, देना नहीं जानता था। तो एबी ब्लड वही है, दुर्योधन है। और वो जो है बेचारा कर्ण है, गलत जगह पे तो था, क्योंकि बुराई किया था तो कर्ण को तो सज़ा मिलनी ही थी। लेकिन कर्ण जो है, ये देना जानता, लेकिन गलत संगत के साथ रहिएगा तो भाई गलत तो होना निश्चित है, ये कर्म के हिसाब से मिलना है। तो बेचारा कर्ण को कर्म के हिसाब से फल मिला था, मतलब सज़ा मिली थी, गलत किया था तो। उसकी कहानी अलग है, वो महाभारत बातें करेंगे तो अलग है। लेकिन ये समझ जाइए ए बी को याद रखिएगा दुर्योधन से और ओ को याद रखिएगा महाभारत के कर्ण से। ओ देना जानता है, ए भी लेना जानता है। इसलिए इसे सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता जो है कहा जाता है, यूनिवर्सल रिसीवर कहा जाता है। रिसीव करने का काम ए बी का है और ओ देने का काम करता है, मतलब ये यूनिवर्सल डोनर है। ठीक है? डोनर मतलब देना और रिसीवर मतलब लेना। ए भी लेता है, ओ देता है। बार-बार बोल रहा हूँ, इससे याद हो जाएगा। श्वेत रक्त कणिका की बात करते हैं। श्वेत रक्त कणिका को ही डब्ल्यूबीसी बोलते हैं। का प्रमुख कार्य क्या है? शरीर की प्रतिरक्षा करना। तो सही बात है, शुरू में ही तो पढ़े थे कि संक्रमण से एक शरीर को कौन रक्षा करता है? तो श्वेत रक्त कणिका करता है, डब्ल्यूबीसी करता है। अच्छा जी, अगर आपसे इसी चीज़ में पूछे कि रुधिर के जमने मतलब ब्लड को जमने में किस खनिज की आवश्यकता होती है? तो कैल्शियम की आवश्यकता होती है, Ca++ की आवश्यकता होती है, मतलब कैल्शियम की आवश्यकता होती है। किसके लिए? ब्लड को जमने के लिए खनिज की अगर आवश्यकता पूछे तो कैल्शियम। अगर पूछे लाल रक्त कणिका, डब्ल्यूबीसी तो पढ़े, है ना? आप पढ़ेंगे लाल रक्त कणिका, आरबीसी पढ़ेंगे।
शरीर के किस अंग को मतलब किस अंग में नष्ट होता है, किस अंग को मैंने बोल दिया, किस अंग में नष्ट होती है, तो हम बताएँगे प्लीहा में, स्पिनल में जाके नष्ट हो जाती है। तो आरबीसी बताइए, हम पढ़ रहे हैं रक्त परिसंचरण तंत्र, तो इसमें रक्त की ही बात होगी। तो लाल रक्त कणिका में बताइए, लाल रक्त कणिका जो है आरबीसी है, जाकर कहाँ नष्ट होगा, कौन से अंग में? तो स्पिनल में, स्पिनल प्लीहा में नष्ट होगा। मनुष्य का औसत रक्तचाप कितना होता है? तो 120/80 mmH होता है, ठीक है, Hg होता है। तो 120/80 mmHg में मापा जाता है मनुष्य का रक्तचाप, ब्लड प्रेशर, है ना? ऐसे ही चेक करते हैं ना। अगर आपसे इसी में पूछे रक्त किस प्रकार का ऊतक है, रक्त जो है, ब्लड जो है किस प्रकार का टिश्यू है, तो तरल संयोजी ऊतक है, ठीक है, मतलब कनेक्टिविटी टिश्यूज कहा जाता है, फ्यूल्ड कनेक्टिविटी, तरल मतलब द्रव्य रूप से, है ना, याद रखिएगा। अगर आपसे पूछे यदि एक पिता का रक्त वर्ग अगर पूछे ए है और माता का रक्त वर्ग ओ है, ठीक है, तो उनकी संतान का रक्त वर्ग कौन सा होता है बताइए? तो ए अथवा ओ दोनों होगा, क्योंकि ए हो और ओ हो तो दोनों होगा, ए भी हो सकते हैं, ओ भी हो सकते हैं, ठीक है। तो यदि अगर मान लीजिए पिता रक्त वर्ग ए का है, ब्लड ग्रुप ए के पिता हैं और माता जो है ब्लड ग्रुप ओ के हैं, तो संतान जो होगा, पुत्र जो होगा, वो ए और ओ दोनों में हो सकते हैं, ए भी हो सकते हैं, ओ भी हो सकते हैं, क्लियर? ए अथवा ओ। चलिए, अगर मैं बात करूँ रुधिर प्लाज्मा में, रुधिर प्लाज्मा की बात कर रहे हैं, ब्लड प्लाज्मा की बात हो रही है, में प्रतिरक्षी प्रोटीन्स, प्रतिरक्षा प्रोटीन्स बोलिए, प्रोटीन्स मतलब प्रतिरक्षा प्रोटीन्स, एंटीबॉडीज बोलिए, किसके कारण निर्मित होते हैं? तो लिम्फोसाइट के कारण होते हैं। इसके कारण लिम्फोसाइट के कारण होते हैं। तो रुधिर प्लाज्मा में एंटीबॉडीज किसके कारण निर्मित होगा बताइए? तो लिम्फोसाइट के कारण होगा। किसके कारण? लिम्फोसाइट के कारण। क्लियर? अगर इसी में पूछते कि दिल का दौरा पड़ने से पहले घंटे को किस नाम से जाना जाता है? तो गोल्डन आवर बोला जाता है। जब दिल का दौरा पड़ने मतलब हार्ट अटैक के पहले अगर मान लीजिए घंटे को किस नाम से जानेंगे? वो जो आवर को गोल्डन आवर जानेंगे, समझ जाइए, हार्ट अटैक के पहले। चलिए, रुधिर में मतलब ब्लड में श्वेत रक्त कणिका जो होता है WBC ब्लड ही है कि अत्यधिक मात्रा में उपस्थित क्या बोलते हैं? रक्त कैंसर अथवा इसे बोलेंगे ल्यूकीमिया बोलेंगे, ठीक है, ल्यूकीमिया। तो रुधिर में श्वेत रक्त कणिका की अत्यधिक मात्रा में उपस्थित को जो है उपस्थित अगर हो जाए तो किस रोग से नाम से जानेंगे हम? तो रक्त कैंसर कहिएगा या ल्यूकीमिया कहिएगा। क्लियर? चलिए, अगर इसी में मैं पॉइंट बताते चलूं तो कोई दिक्कत? तो एक पॉइंट सुन लीजिए कि हृदय के संकुचन से धमनियों की दीवारों पर पड़ने वाला दाब ब्लड प्रेशर कहलाता है। चलिए, अब देखिए मनुष्य के शरीर में रक्त दाब कितना होता है बताइए? मनुष्य के शरीर में अगर रक्त दाब पूछे कितना होता है तो हम बताएंगे वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। मतलब वायुमंडलीय जो दाब होते हैं, प्रेशर जो होते हैं, उससे अधिक होता है रक्त दाब, याद रखिएगा। अगर इंसुलिन नामक हार्मोन्स का मुख्य कार्य जो है रक्त में शर्करा की मात्रा मतलब शुगर लेवल का नियंत्रण करना, इसलिए देखते हैं शुगर वाले को इंसुलिन दिया जाता है कि भाई शुगर लेवल थोड़ा कंट्रोल में रहे। रक्त में ग्लूकोज का स्तर जो है, यहाँ पे सुनिए, रक्त में ब्लड में ग्लूकोज का स्तर जो है किसमें व्यक्त किया जाता है? तो मिलीग्राम प्रति डेसी लीटर में किया जाता है, ठीक है, मिलीग्राम प्रति डेसी लीटर में जो है व्यक्त करते हैं, बताते हैं किसको? रक्त में ग्लूकोज के स्तर को बताते हैं, मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर में बताते हैं। अगर मान लीजिए रक्त का थक्का बनने के दौरान होने वाली अभिक्रिया जो क्रिया होती है, एक्टिविटी होती है, उसकी हम बात करेंगे। तो अगर मैं बात करूं कि रक्त का जो थक्का बनाने में, तो हम थ्रोम्बिन का नाम ज़्यादा सुनते हैं, थ्रोम्बिन या थ्रोबिन बोल दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता।
याद रखिए, थ्रोबो प्लास्टीन और प्रोथ्रोबिन और कैल्शियम मिलके बना थ्रोबिन। यही थ्रोबिन चल जाएगा शुरू में, बन जाएगा थ्रोबिन। थ्रोबिन किसके साथ अभिक्रिया करेगा? तो फाइब्रिनोजेन के साथ करके फाइब्रिन बना देगा। फाइब्रिन फिर इधर आ जाएगा, तो फाइब्रिन किसके साथ अभिक्रिया करेगा? रुधानु के साथ करेगा। रुधानु बोल रहा हूँ, रुधिराणु के साथ करेगा। किसके साथ करेगा? फाइब्रिन। तो फाइब्रिन करेगा रुधिराणु के साथ, और रुधिराणु के साथ बनकर रक्त का थक्का बनाएगा। क्लियर? चलिए, अगर आपसे इसी दौरान पूछे जैविक प्रक्रिया को तेज करने में जो है कौन सा पदार्थ उत्तरदायी है, तो एंजाइम। और क्या? जैविक प्रक्रिया को तेज अगर करना है तो कौन से पदार्थ को आप टिक लगाइएगा? तो एंजाइम को टिक लगाइएगा। उत्तर। अब मान लीजिए प्रतिजन की बात करते हैं, मतलब एंटीजन की बात करते हैं। प्रतिजन, एंटीजन एक ऐसा पदार्थ है जो प्रतिरक्षी मतलब एंटीबॉडीज के निर्माण को उद्दीप्त करता है, मतलब उसे एक्टिव करता है, उद्दीप्त करता है, तथा इसकी मुख्य विशेषता प्रतिरोधियों के निर्माण को क्या करता है? प्रेरित करता है। समझ गए? समझ गए? तो क्या करता है? प्रतिरोधियों के निर्माण को प्रेरित करता है। चलिए, क्लियर हो गए? अगर आपसे पूछे कि रक्त को हृदय तक पहुंचने वाली धमनियां क्या कहलाती है, तो हम उसे हृदय धमनियां कहते हैं। कहते थे आर्टरीज कहा जाता है, आर्टरीज कहते हैं हम लोग, आर्टरीज बोलते हैं। ठीक है, आर्टरी ऐसे बोला जाता है, हम लोग आर्टरीज। तो याद रखिएगा, हृदय धमनी कहेंगे, और याद रखिएगा कोरोनरी आर्टरीज कहेंगे हृदय धमनी को। अब देखिए यहाँ पे लाल रक्त कणिका आरबीसी मुख्यतः कहाँ बनती है, तो अस्थि मज्जा में ही बनती है। तो अगर आरबीसी की बात करेगा, आरबीसी मुख्यतः कहाँ बनती, कहाँ बनेगा, तो अस्थि मज्जा में। मरेगा कहाँ, डेड कहाँ होगा, तो पिलिया में, स्पिनल में। याद रखिएगा, बनेगा अस्थि मज्जा में। अस्थि मज्जा को एक और नाम से जानते हैं, कमेंट कीजिएगा। अगर मेरा शुरू से वीडियो देख रहे हैं तो इसका जवाब जानते होंगे। प्लाज्मा में जल का प्रतिशत कितना होता है, तो लगभग 90% होता है। कितना प्रतिशत होता है? 90% होता है। तो प्लाज्मा में जल का प्रतिशत पूछे तो 90% टिक लगा देना है। अगर आपसे पूछे स्टार्च के जल अपघटन में, स्टार्च के जल अपघटन में कौन सा एंजाइम बनता है, तो हम बताएंगे एमाइलेज बनता है। क्या बनता है? एमाइलेज। तो स्टार्च के अगर मान लीजिए जल अपघटन हुआ, मतलब जल के साथ अपघटन करता है, तो हम वो एंजाइम का नाम एमाइलेज बोल देंगे। ठीक है, एमाइलेज एंजाइम बनाता है। और भी सवाल की अगर हम बात करें तो सुन लीजिए। रक्त का थक्का जिसे हम ब्लड क्लोटिंग बोलते हैं। मान लीजिए रक्त का थक्का बनाने की बात हो रही है, ब्लड क्लोटिंग की बात हो रही है, तो याद रखिएगा रक्त के थक्का के दौरान जो होने वाली अभिक्रिया है वो बताते हैं कि रक्त का थक्का कैसे होता है। तो आगे तो हम पढ़े थे क्या, थ्रोबोप्लास्टिन प्लस प्रोथ्रोबिन प्लस कैल्शियम के साथ मिलकर थ्रोबिन हो जाता है, और यही थ्रोबिन के साथ मिलकर फाइब्रिनोजेन, थ्रोबिन और फाइब्रिनोजेन बनके फाइब्रिन बनता है। फाइब्रिन के साथ रुधिराणु मतलब ब्लड मिलता है, तो बन जाता है रक्त का थक्का। तो वही यहाँ पे हो रहा है, रक्त का थक्का, जिसे ब्लड क्लोटिंग बोलते हैं। ठीक है, ब्लड क्लोटिंग बोलते हैं। ब्लड क्लोटिंग बनाने में फाइब्रिनोजेन का जो है फाइब्रिन में परिवर्तित या मतलब परिवर्तन थ्रोबिन एंजाइम के कारण होता है। अगर फाइब्रिन में परिवर्तन अगर हो गया तो थ्रोम्बिन एंजाइम के कारण होगा ना, ये तो हम भी जानते हैं, अच्छे से जानते हैं, है कि नहीं, है कि नहीं। यहाँ पे देख ही रहे हैं आप। आपसे पूछे हृदय की धड़कन नियंत्रित करने में किसकी भूमिका होती है, तो हम बताएंगे पोटेशियम की भूमिका होती है। किसकी भूमिका होती है? पोटेशियम की भूमिका होती है। ये हमेशा याद रखिएगा। तो हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए किसकी भूमिका होगी? पोटेशियम की भूमिका होगी। एंजाइम एक प्रकार का क्या है? जैव उत्प्रेरक है। ये क्वेश्चन फिर से समझिए। रक्त का थक्का ब्लड क्लोटिंग बनाने में फाइब्रिनोजेन, ठीक है, फाइब्रिनोजेन बोलिए, नोजेन बोल दीजिए, का जो है फाइब्रिन में परिवर्तन थ्रोम्बिन एंजाइम के कारण ही होता है, क्योंकि हम ऊपर रक्त के थक्का के बारे में पढ़े थे। अगर आपसे यही पूछ रहा है हृदय की धड़कन नियंत्रित करने में जो है किसकी भूमिका होती है, तो पोटेशियम का भूमिका होती है, पोटेशियम का भूमिका होता है। क्लियर हो गए। अगर आपसे यही सवाल पूछे एंजाइम एक प्रकार का क्या है? जैव उत्प्रेरक है, ये हम जानते हैं, जिसे हम बायो कैटेलिस्ट
लिस्ट बोलते हैं। अगर पूछे एक धड़कन या हृदय गति की एक आवृत्ति में लगभग कितना समय लगता है, तो 0.8 सेकंड लगता है, 0.8 सेकंड लगता है। ये बात मान के चलिएगा। अगर मैं बात करूँ रक्त दाब का नियंत्रण किस ग्रंथि के द्वारा होता है, तो अधिवृक्क ग्रंथि के द्वारा होता है, ये हम मानते हैं। एड्रेनल ग्लैंड बोला जाता है अधिवृक्क को, ये आप समझ जाइए। तो रक्तदाब का नियंत्रण किस ग्रंथि द्वारा होगा, तो अधिवृक्क ग्रंथि द्वारा होगा, या उसके जगह पे एड्रेनल ग्लैंड दे दे। आगे बात करते हैं मनुष्य शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो डायलिसिस ही तो कहते हैं, हम जानते हैं। और कहाँ होता है डायलिसिस, का से किडनी। ठीक है, क्लियर। तो चलिए आगे चलते हैं और भी समझते हैं। अत्यधिक ऊंचाई पर जाने पर मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाओं की संख्या, लाल रक्त कणिका आरबीसी की संख्या पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो लाल रक्त कणिकाओं की संख्या में वृद्धि होती है। कब होगी, जब अधिक ऊंचाई पर जाएगा कोई मानव तब, अन्यथा नहीं होगी। इसी बात को फिर सुनिए, एनीमिया रोग जो है किस पोषक पदार्थ की कमी के कारण होता है, तो फोलिक एसिड के कारण होता है। फोलिक एसिड के कारण क्या होता है, एनीमिया रोग होता है। और एनीमिया रोग जो है एक पोषक पदार्थ की कमी के कारण, तो कौन से पोषक पदार्थ, फोलिक एसिड के कारण होता है। क्लियर हो गए। अगर इसी सवाल को फिर से सुनिए कि मानव शरीर की सबसे लंबी सिरा जो है कौन सा है, सिरा को हम वेन बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे लंबी वेन कौन है, जैसे सबसे लंबी धमनी थी उसी तरह सबसे लंबी सिरा पूछ रहा है, तो ग्रेट सेफिनस सिरा था, जिसे पैर में उपस्थित होता है। कहाँ उपस्थित होता है सिरा, पैर में उपस्थित होता है, जिसका नाम ग्रेट है। क्या है, ग्रेट, क्या नाम है, सेफिनस सिरा है। ग्रेट सेफिनस सिरा हम कहते हैं। अगर इसी सवाल को सुनिएगा कि श्वेत रक्त कणों में, जिसे हम WBC बोलते हैं, कि कितनी संख्या होने पर रक्त कैंसर मतलब ब्लड कैंसर होता है, तो 12,000 सीसी होने पर ब्लड कैंसर हो जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, तो 12,000 होने पर, अन्यथा नहीं। रक्तदाब के उपचार में, अगर मान लीजिए रक्तदाब ब्लड प्रेशर के उपचार में किस पौधे का प्रयोग किया जाता है, तो सर्पगंध का इस्तेमाल करते हैं। सर्पगंध का नाम सुने होंगे कि मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी, सबसे बड़ा शिरा हम पढ़े, सबसे बड़ी धमनी तो हम बताएंगे महाधमनी है, जिसे ओरटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ओरटा बोल दीजिए, ओरटा लगा दीजिए। किस अंग को मानव शरीर का रक्त बैंक बोलते हैं, कहते हैं या कहलाता है, तो स्पिनल कहलाता है, क्योंकि रक्त यहाँ पे डेड होते हैं, है ना, याद रखिएगा। तो बैंक यही है, पिलिया रखता है। अगर रक्तचाप की बात करेंगे, तो रक्तचाप का बात करें तो रक्तचाप रक्तदाब मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है, तो देखिए क्या किसका इस्तेमाल करेंगे, तो सिर्फ गनोमैनोमीटर बोलेंगे। तो सिर्फ गनोमैनोमीटर बोलेंगे, जो कि रक्तचाप में रक्तदाब मापने के लिए उपकरण में प्रयोग करते हैं। अगर मान लीजिए अशुद्ध रक्त प्रवाह की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, अशुद्ध रक्त प्रवाह की बात करेंगे, तो सुन लीजिए, हृदय, महाधमनी, धमनियां और धमनिकाएं कोशिका अंग है। क्या है, कोशिकाएं अंग हैं। हृदय, महाधमनी, ओर्टा जिसे बोलते हैं, ओर्टा, धमनी और धमनियां और कोशिकाएं, ये सब जो है अंग हैं अशुद्ध रक्त प्रवाह का, ये सब अंग हैं। चलिए, कोलेस्ट्रॉल की समान सीमा जो है मानव में कितनी है, तो हम बताएंगे 150 से 260 mg है बटा 100 ml है। ठीक है, अगर आपसे पूछ रहा है कि कोलेस्ट्रॉल की समान सीमा मानव में कितना होता है या कितनी है, तो हम बताएंगे 150 से 260 mg बटा 100 ml है। समान रूप से, सिर्फ समान सीमा, याद रखिएगा, 150 से 260। अगर रक्त समूह की बात करेंगे, रक्त समूह में वो भी AB की बात करेंगे, रक्त ब्लड ग्रुप AB की बात करेंगे, तो AB को सार्वभौमिक ग्राही, यूनिवर्सल रिसीवर क्यों माना जाता है, क्योंकि रक्त समूह में प्रतिरक्षी मतलब एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है। तो AB में एंटीबॉडी नहीं पाए जाते हैं। O में आपको बताइए एंटीबॉडी पाए जाते हैं कि एंटीजन पाए जाते हैं, बताइए। तो AB में एंटीजन पाया जाता है कि नहीं, जब एंटीबॉडी नहीं पाया जाता तो एंटीजन पाया जाना चाहिए कि नहीं, यस या नो, कमेंट कीजिए। प्रतिरक्षी की बात करें, प्रतिरक्षी मतलब एंटीबॉडी को ही प्रतिरक्षी बोलते हैं। तो एंटीबॉडी क्या है, तो वो है प्रोटीन्स है। क्या है, प्रोटीन है। कौन सा प्रोटीन है, तो ग्लाइकोप्रोटीन है।
क्या है? ग्लाइकोप्रोटीन है। तो याद रखिएगा एंटीबॉडी नहीं पाए जाते हैं एबी में, मतलब ग्लाइकोप्रोटीन नहीं पाया जाता है, ये ध्यान रखना होगा। सिल्क सेल एनीमिया, सिल्क सेल एनीमिया, फिर से सुन लीजिए, सिल्क सेल एनीमिया का रोग जो है किसकी विकृति से होता है? तो आरबीसी के कारण होता है। किसके कारण? आरबीसी के कारण होता है, रेड ब्लड के कारण होता है। चलिए अब बात करते हैं इसी में रक्त परिसंचरण से संबंधित अंग एवं उनके कार्य की बात करेंगे। तो रक्त परिसंचरण में मतलब ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में हृदय की बात करेंगे तो हृदय जो है रक्त को संपूर्ण शरीर में प्रवाहित करता है। तो ये बात तो हम उसमें भी पढ़े थे। धमनी की बात करते हैं जिसे आर्टरी बोलते हैं। तो शुद्ध रक्त को हृदय से सीधे मतलब हृदय से क्या करता है? सीधे क्या करता है? शरीर के अन्य अंगों तक पहुंचाता है धमनी। सीरा का क्या काम है? वेन का क्या काम है? तो इसका काम है कि अशुद्ध रक्त को शरीर के अन्य अंगों से हृदय तक पहुंचाता है। ये अशुद्ध रक्त को शरीर के सभी अंग से हृदय तक ले जाएगा। और ये क्या करता है? धमनी शुद्ध रक्त को हृदय से निकालकर शरीर के अंग तक ले जाता है। तो धमनी का काम है कि हृदय से शुद्ध ब्लड निकालेगा और शरीर में फैलाएगा। ठीक है? शरीर में फैलाएगा। और सीरा का काम है कि अशुद्ध रक्त को सभी शरीर से लाएगा और हृदय में ढकेल देगा। ठीक है? अब कोशिकांग तो हम जानते हैं, कोशिकांग नहीं, कोशिका जो है धमनी और सीरा के रक्त का सम्मिलन करता है, सामंजस्य करता है, मिलान करता है। मैंने बैलेंस कर देता हूँ। अब ये है आपका, तो यहाँ पे सुनिए, रिसेपिन याद रखिएगा, तोड़ दीजिए। रिसेपिन नामक औषधि का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो उच्च रक्तदाब को कम करने के लिए रिसेपिन का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। उच्च रक्त जो ब्लड प्रेशर है, हाई ब्लड प्रेशर को कम करने में काम करता है रिसेपिन। अगर कौन सी जो है कोशिका प्रतिरक्षी जिसे एंटीबॉडी बोलते हैं, कौन सी कोशिका एंटीबॉडी का उत्पादन जो है करती है? तो लिम्फोसाइट का करती है। किसका करती है? लिम्फोसाइट का करती है। तो लिम्फोसाइट का काम करती है, याद रखिएगा। चलिए रक्त में उपस्थित प्रमुख पदार्थ की बात करते हैं। तो रक्त में उपस्थित जो प्रमुख पदार्थ है उसकी बात करें तो सबसे पहले रक्त प्लाज्मा की बात करेंगे, ब्लड प्लाज्मा की बात करेंगे। ये हल्के पीले रंग का तरल पदार्थ होता है, लिक्विड टाइप का पदार्थ होता है, हल्का पीला होता है रक्त प्लाज्मा। अगर आपसे यही देख लीजिए, एल्बुमिन नाम का एक रक्त है जो कि ऑस्मोटिक दाब स्थापित करता है। एल्बुमिन जो होता है ये रक्त में उपस्थित एक पदार्थ है जो कि ऑस्मोटिक दाब प्रेशर स्थापित करता है। और इसी जगह पे आप देखिए ग्लो अलग है, ग्लोब्यूलिन क्या है? ग्लोब्यूलिन जो होता है वो संक्रमण रोगों से हम लोग को रक्षा करता है। ठीक है? ये पदार्थ हमारे रक्त में है। अगर बात करें फाइब्रिनोजेन या नोजीन भी बोलते हैं, और ये हम जानते हैं कि ये परिवर्तित कैसे हो जाता है। हम पढ़े थे कि थ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजेन बनके फाइब्रिन बन जाता है ना? ये हम पढ़े थे। तो फाइब्रिनोजेन जो है ये रक्त का स्कंदन करता है, ब्लड का जो है स्कंदन गति करता है, याद रखिएगा। स्कंदन करता है, धक 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 करवाने में काम करता है। अगर बात करें कनिका वाहिनी, तो कनिका वाहिनी जो है रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है? तो प्लाज्मा कहलाता है। क्या कहलाएगा? प्लाज्मा कहलाएगा। ये बात तो हम जानते हैं। तो कनिका विहीन, ठीक है, कनिका विहीन रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है? प्लाज्मा कहलाता है। क्लियर? चलिए अगर मैं बात करूं कि यदि दोनों जनकों का रुधिर वर्ग AB हो, मतलब दोनों को पेरेंट का, माता पिता का दोनों का अगर ब्लड ग्रुप देखें AB हो, तो उनके बच्चे जो हैं संभाविता किस रुधिर के होंगे, किस ब्लड ग्रुप के होंगे? तो AB और AB तीनों के हो सकते हैं। AB हो सकते हैं या B का हो सकते हैं या A और B अलग अलग हो सकते हैं, है ना? तो याद रखिएगा। चलिए आगे बात करें। अगर बात करें स्वस्थ मनुष्य के रक्त में प्लेटलेट्स की संख्या समानता कितनी होनी चाहिए? अगर मान लीजिए स्वस्थ मनुष्य है, उसमें प्लेटलेट्स की संख्या है, तो समानता कितनी होनी चाहिए? तो 1 लाख, समझ गए? 1 लाख 50,000 होना चाहिए से लेकर 4,50,000 तक होना चाहिए। ठीक है? चलिए 1,50,000 से लेकर 4,50,000 तक होना चाहिए। अगर इसी में बात करें एक वयस्क मनुष्य में, वयस्क मतलब बड़े लोग, वयस्क मनुष्य में रक्त में प्रति 100 मिलीलीटर मतलब मिलीलीटर में हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी होती है? तो 14.5 ग्राम होता है। कितना ग्राम? 14.5 ग्राम होता है। ठीक है? 14.5 ग्राम होते हैं, याद रखिएगा, हीमोग्लोबिन की मात्रा प्रति 100 मिली में।
अगर और बात कर लें हम लोग तो यहाँ पे देख लीजिए कि पेप्सिन, ट्रिप्सिन और टाइलिन ये जो है क्या है एंजाइम, याद रखिएगा एंजाइम पाचन में सहायक होते हैं। तो ये पेप्सिन, ट्रिप्सिन, टाइलिन जो एंजाइम है ये पाचन में सहायक होते हैं, डाइजेस्टिंग में सहायक करते हैं, सहायक होते हैं, सहायता करते हैं। अब हम चलते हैं थोड़ा-सा जानकारी लेते हैं, ये वाली बात हम लास्ट में पढ़ेंगे। आगे तो ये जान लीजिए कि ये क्या है? देखिए, सामान्य रूप से अगर देखा जाए लाल रक्त कणिका की आयु कितनी होती है? तो 100 से 120 दिन ही होती है। तो 100 से 120 दिन, ऐसे 120 दिन सही ऑप्शन आता है। तो समान रूप से लाल रक्त कणिका की आयु कितनी? 100 से 120 दिन। ठीक है, फिर से सुन लीजिए। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा में वृद्धि को क्या कहेंगे? तो हाइपरग्लाइसीमिया कहेंगे। ठीक है, हाइपरग्लाइसीमिया कहेंगे, याद रखिएगा। अगर इसी बात की बात करें, लास्ट वाला रक्त संबंधी समस्याएं की बात करेंगे। देखिए, ज़्यादा ब्लड बढ़ गया, आपके अंदर ज़्यादा ब्लड बढ़ेगा तो गुस्सा आएगा तो हाइपर हो जाएगा, तो हाइपरटेंशन हो जाएगा। और निम्न रक्तदाब रहेगा तो निम्न है, हाइपो है, बेचारा हाइपोटेंशन रहेगा। मतलब टेंशन में तो ये भी रहेगा, कम वाले भी रहेंगे और ज़्यादा वाले भी रहेंगे। हीमोफीलिया वाले अगर बात करें तो आघात में रक्तस्राव होगा। अगर आघात हो गया तो रक्तस्राव होना शुरू हो जाएगा, रुकेगा नहीं। अगर अरक्ता की बात करें तो अरक्ता मतलब हीमोग्लोबिन की शुरुआत, याद रखिएगा। हीमोग्लोबिन की कमी, याद रखिएगा। हीमोग्लोबिन की शुरुआत मतलब हीमोग्लोबिन की कमी। तो अरक्ता, हीमोग्लोबिन की कमी, हीमोफीलिया, आघात के रक्तस्राव हो जाएगा। आघात कर दिया, मैंने बार कर दिया और रक्त बहने लगा तो रुकेगा नहीं, हीमोफीलिया। इस तरह का याद रखिएगा। क्लियर? अब चलते हैं यहाँ पे थोड़ा-सा जान लीजिए ये थोड़ा फन के साथ कि माता-पिता के रक्त समूह के आधार पर बच्चों में जो संभावित रक्त समूह होते हैं, उसकी हम बात करते हैं। तो समूह की बात करेंगे, संभावित रक्त समूह की बात करेंगे, असंभावित रक्त समूह की बात करेंगे। अगर मान लीजिए जिनके माता-पिता ओ के हैं, मतलब ओ ब्लड वाले हैं, तो उनके पुत्र भी जो हैं क्या होंगे? संभावित ओ रक्त समूह के होंगे। अगर मान लीजिए संभावित रक्त समूह कौन-कौन होंगे? तो ए हो जाएँगे, बी हो जाएँगे, ए भी हो सकते हैं। असंभावित में आएँगे, मतलब नहीं हो सकते हैं, लेकिन संभावित ओ ही होंगे। अगर ओ जिनके माता-पिता में ओ और ए है ब्लड ग्रुप, तो उनका पुत्र ओ और ए ही होगा, ठीक है? इसके सिवा नहीं होगा, मतलब बी और ए भी नहीं होगा, ये जान लीजिए। असंभावित रक्त समूह है ये, ठीक है? ऐसे मान लीजिए असंभावित है, बहुत संजोग ऐसे मान के चलिए, वो चमत्कार होगा। अगर ओ और बी वाले अगर माता-पिता हैं, ठीक है? या माँ ओ हैं या पिता ओ हैं या माँ पत्नी मतलब माता भी है या पिता भी हैं, तो ओ और बी अगर माता-पिता हैं, तो पुत्र भी ओ और बी ही होगा, याद रखिएगा। और ए और बी भी असंभावित रक्त समूह में हैं। ये सब असंभावित में तो हम इसे अभी हम नहीं रखेंगे, ठीक है? असंभावित है, ठीक है? चमत्कार हो सकता है ना? ऐसे याद रखिएगा। असंभव मतलब चमत्कार हो सकता है भाई, हो सकते हैं ब्लड में परिवर्तन हो सकता है। अगर मान लीजिए अगर ओ और ए-बी वाले माता-पिता हैं, ओ और ए-बी ब्लड ग्रुप वाले माता-पिता हैं, तो पुत्र ए-बी हो सकता है। संभावित रक्त समूह जो है ए-बी होगा। ठीक है? मतलब कैसे समझाने देखिए, मैंने जो पुत्र बोलते आया है इसका मतलब ये नहीं समझना है। समझना क्या है सुन लीजिए। फिर से बता देता हूँ बढ़िया से कि अगर ओ हैं, ओ ब्लड ग्रुप वाले हैं, दोनों माता-पिता हैं, तो रक्त समूह लगभग अगर कोई भी हो, पुत्र हो या पुत्री हो, ब्लड ओ होगा, ठीक है? अगर मान लीजिए असंभावित रक्त समूह में ए और बी और ए बी हो सकता है, ठीक है? असंभावित है इस रक्त समूह की, याद रखिएगा। और संभावित क्या है? ओ होगा। अगर मान लीजिए ओ और ए वाले माता-पिता हैं, तो याद रखिएगा बच्चों में संभाविता ओ और ए ही होगा, रक्त समूह याद रखिएगा। असंभव जो है असंभवित कौन है? बी और ए बी होगा। ऐसे असंभव है, लेकिन ऐसे हो जाएगा। अगर ओ और बी वाले होंगे, तो ओ बी वाले ब्लड ग्रुप के होंगे, ठीक है? तो ओ बी ब्लड ग्रुप के रक्त समूह में आएँगे, ना कि ए और ए बी में आएँगे। तो ये सब असंभावित रक्त समूह में हम रखते हैं। हाँ, लेकिन याद रखिएगा ओ और ए बी वाले रक्त समूह वाले जो माता-पिता हैं, उ तो ए और बी वाले ब्लड ग्रुप के पुत्र होंगे या पुत्री होंगी, ठीक है? और असंभावित में ओ और ए भी रख दीजिए, जो इसमें नहीं है इसमें हो जाएगा, बात खत्म। तो इसको साइड रखिए, आपको इसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब मान लीजिए ए और ए ब्लड ग्रुप वाले माता-पिता हैं भाई, दोनों ए हैं, तो बताइए तो ए और ओ दोनों हो सकते हैं,
समझ गए? ए ब्लड ग्रुप वाले भी पुत्र हो सकते हैं, ओ ब्लड ग्रुप वाले भी पुत्र हो सकते हैं, पुत्री हो सकते हैं। लेकिन असंभावित है बी और ए भी होंगे, नहीं होंगे जब ए हैं तो, ओ होंगे। लेकिन हाँ, यही बात करते हैं ए और बी की। ए और बी ब्लड ग्रुप के माता-पिता हैं, तो इसमें ए होंगे, बी होंगे, ओ होंगे, ए भी होंगे, सब हो जाएँगे, लेकिन कोई नहीं है असंभव, ऐसा भी नहीं है। तो इसमें जो है अगर ए बी के माता-पिता हैं, ए बी ब्लड ग्रुप के माता-पिता हैं, माता ए हों या पिता ए हों या बी माता हों या पिता बी हों, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ब्लड ग्रुप सब में अगर पुत्र सभी ढंग का हो सकता है, मतलब ए ब्लड ग्रुप वाला हो सकता है, बी ब्लड ग्रुप वाले हो सकते हैं, ओ ब्लड ग्रुप वाले हो सकते हैं, ए बी ब्लड ग्रुप वाले हो सकते हैं, ठीक है? तो संभव है। लेकिन अब देखिए, यहाँ पे ए और ए बी अगर मान लीजिए ए गुने ए बी ब्लड ग्रुप वाले माता-पिता हैं, तो याद रखिएगा ओ जो है नहीं होगा। ओ वाले ब्लड ग्रुप उनके पुत्र में ओ ब्लड नहीं आएगा। लेकिन हाँ, ए, बी, ए बी ये तीनों ब्लड उनमें आने की संभावना है। हो सकते हैं तीनों में से एक ब्लड ग्रुप का हो सकते हैं पुत्र। और बीबी जिनका है, जो बी ब्लड ग्रुप के हैं माता-पिता, तो बी और ओ होंगे। याद रखिएगा, अगर मान लीजिए ए और ए हैं, तो ए और ओ होगा पुत्र, लेकिन बी और बी है माता-पिता, तो बी और ओ होंगे और ए बी नहीं होंगे, ठीक है? ये मान लीजिए। अगर मान लीजिए बी गुने ए बी हैं, मतलब माता-पिता बी और ए बी हैं, तो याद रखिए ए और बी तो होंगे, ए बी होंगे, लेकिन ओ नहीं होगा, क्योंकि जब बी गुने ए बी है तो नहीं होगा। और अगर मान लीजिए ए बी ब्लड ग्रुप वाले दोनों हैं, ए बी ब्लड ग्रुप वाले माता-पिता हैं, तो याद रखिएगा ए और बी ए बी होंगे, लेकिन ओ कभी नहीं होंगे। तो ओ बेचारे को छाड़ दीजिए। अगर मान लीजिए गोतिया-गोतिया भाई मिल गया, तो संभवतः है कि नहीं होगा। मतलब अगर पड़ोसी-पड़ोसी भाई मिल गए, समझ गए? मतलब ए और ए बी मिल गए और या बी गुने ए बी मिल गए, तो ए बी, ठीक है? ये सब अगर हैं पड़ोसी, तो भाई इसके साथ ओ वाले बेचारे नहीं जाएँगे, क्योंकि ओ वाले गोतिया भाई नहीं रहेंगे, वो दूर के रिश्तेदार हो जाएँगे। लेकिन हाँ, अगर ए और ए वाले रह गए, मान लीजिए पड़ोसी ना रह के ए और ए वाले रह गए, अपने जनरेशन के रह गए और बी गुने बी वाले रह गए, तो भाई इसमें ओ और ए रहेंगे, ना कि बी और ए भी रहेंगे, इसमें नहीं रहेंगे। इसमें भी बी और ओ रहेगा, लेकिन ए बी नहीं रहेगा। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है? क्लियर। तो चलिए, ये हो गए हमारे ब्लड ग्रुप खत्म। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, अगर अच्छा लगे तो ज़रूर बताइएगा।